हाँ तो प्यारे छात्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमलदेव एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, इतिहास का जो है आपका हिस्ट्री तो अंतिम तक बने रहिए, ध्यान दीजिए, सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा। ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी रोम से, ऑप्शन सी अरबों से, ऑप्शन डी चीन से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा अरबों से। किससे सीखा? अरबों से। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए ईसाइयों और तुर्कों में, ऑप्शन बी हिंदुओं और ईसाइयों में, ऑप्शन सी हिंदुओं और मुसलमानों में, ऑप्शन डी बौद्धों और जैनों में। तो देखिए, धर्म युद्ध जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था। ठीक है, कोलंबस मूल निवासी था। कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल का, ऑप्शन सी जेनेवा का, ऑप्शन डी फ्रांस का। तो देखिए, कोलंबस जो था जेनेवा, ऑप्शन सी जेनेवा का यात्री था। ठीक है, जेनेवा का निवासी था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर। हेनरी द नेविगेटर राजा था। हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए पुर्तगाल का, ऑप्शन बी इंग्लैंड का, ऑप्शन सी स्पेन का, ऑप्शन डी रोम का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा पुर्तगाल का। हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था? पुर्तगाल का राजा था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का प्रश्न देखिए कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था। तो एस्ट्रोलोब ऑप्शन ए मौसम बताने वाला यंत्र, ऑप्शन बी दिशा बताने वाला यंत्र, ऑप्शन सी अक्षांश बताने वाला यंत्र, ऑप्शन डी तापमान बताने वाला यंत्र। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अक्षांश बताने वाला यंत्र। ठीक है, एस्ट्रोलोब। 7 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 कि कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी सालर्मा, ऑप्शन सी जूलियस सीजर, ऑप्शन डी ऑगस्टस सीजर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सालर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा ये 8 नंबर का प्रश्न है कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। तो सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, राजा। ठीक है, हमारा 9 नंबर का प्रश्न है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ। ऑप्शन ए शासक वर्ग, ऑप्शन बी व्यापारी वर्ग, ऑप्शन सी सैनिक वर्ग, ऑप्शन डी कृषक वर्ग। ठीक है, देखिए इसमें व्यापारी वर्ग, ऑप्शन नंबर बी व्यापारी वर्ग को फायदा हुआ, क्योंकि भौगोलिक खोज में नए नए देश को खोजा गया, मार्ग को खोजा गया, तो व्यापारी लोग ही अधिक व्यापार करेंगे, अधिक प्रॉफिट कमाएंगे, तो व्यापारियों को फायदा हुआ। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए इटली का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी फ्रांस का, ऑप्शन डी पुर्तगाल का। तो देखिए, मार्टिन लूथर जो है ऑप्शन बी जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है, जर्मनी का रहने वाला था। आपका 11 नंबर प्रश्न है कि द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की। ऑप्शन ए विक्लिफ ने, ऑप्शन बी लोयोला ने, ऑप्शन सी लूथर ने, ऑप्शन डी किसी ने नहीं। तो देखिए, द्रव्यांतर का सिद्धांत का आलोचना जो है विक्लिफ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है 12 नंबर। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का पता किसने लगाया। पूछे जाने वाले प्रश्न है, अमेरिका का पता किसने लगाया। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी हेनरी ने, ऑप्शन डी किसी ने नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कोलंबस ने। क्या होगा? कोलंबस ने। चलिए आपका 13 नंबर प्रश्न है कि ब्राजील की खोज किसने की। ब्राजील की खोज किसने की? ऑप्शन ए बार्थोलोमियो डियाज ने, ऑप्शन बी कैबरल ने, ऑप्शन सी कोलंबस ने, ऑप्शन डी किसी ने नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कैबरल ने। क्या होगा? कैबरल ने। ठीक है, 14 नंबर आपका प्रश्न है, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। ठीक है, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? ए अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर, बी कोलंबस के नाम पर, सी कैबोट के नाम पर, डी इनमें से किसी के नाम पर नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। ठीक है, चलिए आपका 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, जमोरीन कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मद्रास का, ऑप्शन बी कालीकट का, ऑप्शन सी स्पेन का और ऑप्शन डी डच का। तो जमोरीन जो था वो कालीकट का राजा था। कहाँ का राजा था? कालीकट का। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे इस चैनल पर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो आप पढ़े होइएगा, बुक हम पढ़ाए हैं तो आप जरूर आपको पता होगा। ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका का, ऑप्शन बी है पुर्तगाल का, ऑप्शन सी है चीन का, ऑप्शन डी है भारत का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा भारत का। अब्दुल मजीद कहाँ का यात्री था, व्यापारी था? भारत का व्यापारी था, ठीक है। चलिए आपका 17 नंबर प्रश्न है कि कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? तो ऑप्शन बी होगा सही, ऑस्ट्रेलिया का। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का खोज कौन किए थे? तो कैप्टन कुक, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है कि इसाबेला कहाँ की रानी थी? इसाबेला, तो ऑप्शन ए ब्राजील की, ऑप्शन बी स्पेन की, ऑप्शन सी अमेरिका की, ऑप्शन डी भारत की। तो इसाबेला स्पेन की रानी थी। कहाँ की रानी थी? स्पेन की, ठीक है। आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि कैबरल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था? कहाँ का पता लगाया था? ऑप्शन ए ब्राजील का, ऑप्शन बी भारत का, ऑप्शन सी चीन का और ऑप्शन डी जापान का। तो देखिए, तो कैबरल नामक पुर्तगाली जो है ब्राजील का पता लगाया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? तो चांदी के धातु पर। चांदी पर ही 80 वर्ष वहां की अर्थव्यवस्था निर्भर रही, ठीक है। चलिए इसके बाद मुद्रास्फीति आ गया था वहां पर। तो अगला प्रश्न है, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र तो रोम में ही होगा, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च है। तो ऑप्शन सी रोम में। कहाँ में था? रोम में था, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 22 नंबर, देख लीजिएगा। किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? किस शताब्दी में? ऑप्शन ए 14वीं 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 16वीं 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 15वीं 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 17वीं 18वीं शताब्दी में। तो देखिए, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 15वीं से 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का केंद्र बना। तो पुनर्जागरण का केंद्र ऑप्शन सी होगा, इटली बना। कौन सा देश बना? इटली बना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा देख लीजिएगा 24 नंबर, उत्तम आशा अंतरीप, जिसको इंग्लिश में कैप ऑफ गुड होप बोलते हैं, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बार्थोलोमेयो डियाज ने। कौन किए थे? बार्थोलोमेयो डियाज ने, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो अमेरिका की खोज ऑप्शन ए है 1453 में, ऑप्शन बी 1492 में, ऑप्शन सी 1498 में, ऑप्शन डी 1519 में। तो अमेरिका की खोज आपका 1492 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1420 में, ऑप्शन बी 1453 में, ऑप्शन सी 1510 में, ऑप्शन डी 1498 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपका है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो ऑप्शन ए होगा मैगलन। कौन लगाए थे? मैगलन जो थे, विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाए थे मैगलन ने, ठीक है। आपका 28 नंबर प्रश्न है कि मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? पूरी दुनिया का चक्कर मैगलन लगाए थे और किस वर्ष लगाए थे? ऑप्शन ए 1520 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1521 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1519 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1518 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1519 ईस्वी में मैगलन जो थे पूरी दुनिया का चक्कर कब लगाए? 1519 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आपका 29 नंबर प्रश्न है, वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत का पता लगाया था, ठीक है। आपका 30 नंबर का प्रश्न है, 30 नंबर का प्रश्न आपका है कि वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था?
तो वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग ऑप्शन ए सही होगा, अब्दुल मजीद ने बताया था। कौन बताए थे? अब्दुल मजीद। ठीक है, जो भारत से एक व्यापारी थे। 31 नंबर का प्रश्न है कि कुबलई खान कहाँ का निवासी था? कुबलई खान कहाँ का निवासी था? ए चीन का, बी भारत का, सी स्पेन का, डी जापान का। तो कुबलई खान ऑप्शन ए होगा, चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए चीन का निवासी था। ठीक है, चलिए आपका 32 नंबर प्रश्न है, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता ऑप्शन सी सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने लगाया था। सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने लगाया था। ठीक है, चलिए 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। ऑप्शन ए होगा, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव 15वीं से 16वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 15वीं से 16वीं सदी में हुआ था। 34 नंबर प्रश्न आपका है, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो सेंट पीटर का गिरजाघर ऑप्शन ए होगा, रोम में है। कहाँ में है? रोम में है। चलिए 35 नंबर का आपका क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फिजिक्स में भी आप पढ़े होइएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ऑप्शन ए होगा, न्यूटन ने प्रतिपादित किया। ठीक है, न्यूटन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न कि नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच नए समुद्री मार्गों की खोज से व्यापार संबंध बढ़ा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है आपका, हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज, जिस जहाज का नाम है केरावल, केरावल को किसने बनाया था? ऑप्शन ए जापानियों ने, ऑप्शन बी पुर्तगालियों ने, ऑप्शन सी यूनानियों ने, ऑप्शन डी डचों ने। तो ऑप्शन बी होगा पुर्तगालियों ने। कौन बनाया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है, चलिए आपका 38 नंबर प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न है, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है कंपास का, ऑप्शन नंबर बी है दूरबीन का, ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोलोब का, ऑप्शन नंबर डी है घड़ी का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दूरबीन का। गैलीलियो जो थे दूरबीन का पता लगाए। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? तो नई दुनिया को विस्तार से ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी कैप्टन कुक, ऑप्शन सी अमेरिगो वेस्पुची ने, ऑप्शन डी कोलंबस ने। तो नई दुनिया को विस्तार से ऑप्शन सी होगा, अमेरिगो वेस्पुची ने ढूंढा था। ठीक है, और आपका 40 नंबर और अंतिम प्रश्न है, 40 नंबर ध्यान दीजिए कि अंधकार युग की अवधि थी। ऑप्शन ए 10वीं से 16वीं सदी, ऑप्शन बी 5वीं से 14वीं सदी, ऑप्शन सी 8वीं से 10वीं सदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। इतिहास का ये दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम टोटल आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं और टोटल जो है 45 वीवीआई। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका का पता किसने लगाया, मतलब अमेरिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए है मैगलन, ऑप्शन बी है वास्को डिगामा, ऑप्शन सी है कोलंबस और ऑप्शन डी है रेले। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोलंबस। अमेरिका का पता किसने लगाया? ऑप्शन नंबर सी कोलंबस। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हमारा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? ऑप्शन ए जेफरसन, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी रॉकिंघम और ऑप्शन डी कर्नवालिस। तो देख लीजिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो था वाशिंगटन था, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और आपका तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न है नेविगेशन एक्ट मतलब नौवहन अधिनियम कब पास हुआ? ऑप्शन ए 1750 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1651 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1752 में और ऑप्शन डी 1665 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1651 ईस्वी में नेविगेशन एक्ट हिंदी में नौवहन अधिनियम पारित हुआ था 1651 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। और आपका चौथा 4 नंबर का क्वेश्चन है कि फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, ऑप्शन बी 5 सितंबर 1775 ईस्वी में, ऑप्शन सी 4 जुलाई 1775 ईस्वी में और ऑप्शन डी 4 जुलाई 1772 ईस्वी में। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, 4 जुलाई 1776 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, देख लीजिए कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी थॉमस जेफरसन ने और डी वुडरो विल्सन ने। तो देख लीजिए कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की। मतलब अमेरिका जो स्वतंत्र हो रहा था तो अमेरिकी उपनिवेश को अमेरिका की सहायता कौन किया था उस समय। ऑप्शन ए पर्सा ने, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी इटली ने और ऑप्शन डी रूस ने। तो देखिए ऑप्शन इसका बी सही होगा, फ्रांस जो है, फ्रांस ही सहायता किए थे। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। 7 नंबर का आपका प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। मतलब जिस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो किस कारण से हो रहा था, उस समय का क्या कारण था। ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन सी क्यूबेक एक्ट और ऑप्शन डी स्टाम्प एक्ट। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन बी सही होगा, बोस्टन टी पार्टी। क्या होगा, ऑप्शन बी बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। ऑप्शन ए ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति के दौरान, ऑप्शन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और ऑप्शन डी जर्मनी के एकीकरण के दौरान। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। आपका 9 नंबर का प्रश्न है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी जेफरसन, ऑप्शन सी लिंकन और ऑप्शन डी रूजवेल्ट। तो देख लीजिए अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति ऑप्शन नंबर ए होगा सही, जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपका है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। कॉमन सेंस की रचना ऑप्शन ए जेफरसन, ऑप्शन बी थॉमस पेन, ऑप्शन सी वाशिंगटन और ऑप्शन डी लफायते। तो ऑप्शन बी सही होगा, थॉमस पेन। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, थॉमस पेन ने की थी। ठीक है, का 12 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर में है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए सैनिक वर्ग, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग और ऑप्शन डी किसान वर्ग। तो देख लीजिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ऑप्शन सी आपका सही होगा, मध्यम वर्ग जो है, मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और होता क्या है, देखिए कभी अगर कोई दिक्कत होता है तो मध्यम वर्ग को बहुत सारा दिक्कत होता है, क्योंकि बेचारा बीच में है, ना ऊपर है ना नीचे, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ऑप्शन 13 है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जनेवा, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी फ्रांस। तो जेनेवा के रहने वाले थे क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई। मतलब सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से देश जीत पाए थे। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जर्मनी। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, इंग्लैंड। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई, इंग्लैंड की जीत हुई। ठीक है, 15 नंबर का आपका प्रश्न है, फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई। तो ऑप्शन ए 1775, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1777 और ऑप्शन डी 1776। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1774, 1774। ठीक है, 1774। चलिए 16 नंबर का आपका प्रश्न है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, अमेरिका कब आज़ाद हुआ। ऑप्शन ए 1783, ऑप्शन बी 1776 और ऑप्शन सी 1774 और ऑप्शन डी 1781। तो देखिए अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ था। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि भारत कब आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चों को पता है भारत कब आज़ाद हुआ था। चलिए अगला आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है कि इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे। कितने। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13 और ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो देखिए उत्तरी अमेरिका में जो थे इंग्लैंड 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। ऑप्शन बी सही होगा, 13 उपनिवेश, 13। ठीक है, चलिए
18 नंबर का प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? ऑप्शन ए वास्को डिगामा ने, ऑप्शन बी मार्को पोलो ने, ऑप्शन सी कोलंबस ने और ऑप्शन डी अमेरिगो वेस्पुची ने। तो देखिए अमेरिका का पता क्रिस्टोफर कोलंबस ही लगाए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कहीं से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछे आपको यही जवाब देना है, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है। 19 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटेन अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन फ्रांस और ऑप्शन डी अमेरिका कनाडा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रिटेन फ्रांस। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही होगा, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है। चलिए 20 नंबर आपका प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा किंग कौन थे? तो ऑप्शन ए जॉर्ज तृतीय, ऑप्शन बी जेम्स प्रथम और ऑप्शन सी जेम्स प्रथम और ऑप्शन डी जेम्स द्वितीय। ठीक है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जॉर्ज तृतीय। कौन होगा? जॉर्ज तृतीय, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए आगे हम आते हैं 21 नंबर के प्रश्न पर, और यहाँ बोल रहा है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? होता है ना, स्वतंत्र तो हो गया लेकिन उसकी मान्यता किस मिली थी, किस संधि के द्वारा? ऑप्शन ए पेरिस की संधि, बी न्यूली की संधि, सी इंग्लैंड की संधि और डी सेब्रे की संधि। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पेरिस की संधि। किस संधि के द्वारा? पेरिस की संधि के द्वारा मान्यता मिला था। 22वां नंबर का प्रश्न है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1765, बी 1764, सी 1766, डी 1767। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था, स्टाम्प एक्ट। ठीक है। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए वाशिंगटन, बी वेलेजली, सी कर्नवालिस, डी कर्जन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कर्नवालिस। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कर्नवालिस था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 24 नंबर का प्रश्न है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिकी संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1787, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1791 और ऑप्शन डी 1793। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1789 में अमेरिकी संविधान लागू हुआ था, 1789 में। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो लिखित संविधान ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी स्पेन। तो देखिए प्रथम लिखित संविधान दुनिया में अमेरिका में ही पहले लागू हुआ था, सबसे पहले। ठीक है, अमेरिका में। जीके में ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? अभी पहले ही ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ऑप्शन है पेरिस की संधि। किसके द्वारा? पेरिस की संधि के द्वारा। चलिए 27 नंबर का हमारा प्रश्न है, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? ए इंग्लैंड ने, बी स्पेन ने, सी जापान ने, डी जर्मनी ने। देखिए अमेरिका में सबसे पहले स्पेन जो थे, अब स्पेन ही अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। ठीक है, सबसे पहले। अगला आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है, का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए लॉर्ड नॉर्थ ने, बी सैमुअल एडम्स ने, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, डी थॉमस जेफरसन ने। तो देखिए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका नारा सैमुअल एडम्स ने दिए थे, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आप बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आपका 29 नंबर 29 क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रेनविले ने। स्टाम्प एक्ट ऑप्शन ए ग्रेनविले ने लगाया था। ठीक है। चलिए अगला आपका है, 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? ए लॉर्ड पिट ने, बी लॉर्ड नॉर्थ ने, सी जॉर्ज तृतीय ने, डी जॉर्ज वाशिंगटन ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लॉर्ड नॉर्थ ने। ठीक है, 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? लॉर्ड नॉर्थ ने। चलिए 31 नंबर का आपका प्रश्न है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई? ऑप्शन ए है ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति के दौरान, ऑप्शन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ऑप्शन डी जर्मनी के एकीकरण के दौरान। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ठीक है। चलिए 32 नंबर का आपका प्रश्न है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो प्रथम राष्ट्रपति ऑप्शन ए जेफरसन, बी हैमिल्टन, सी लिंकन और डी वाशिंगटन। तो आपको बताए थे शुरू में दूसरा क्वेश्चन में कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ही बने थे। ठीक है। चलिए अगला आपका 33 नंबर का प्रश्न है, बोस्टन की चाय पार्टी या टी पार्टी की घटना किस वर्ष घटी?
तो ऑप्शन ए 1765 में, बी 1767, सी 1766 और डी 1773। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1773 में बोस्टन टी पार्टी घटना घटी थी। ठीक है, चलिए आपका 34 नंबर का प्रश्न है, किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो अभी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति में, ऑप्शन सी रूसी क्रांति में, डी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। तो ऑप्शन डी होगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में यह नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर। स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पहला युद्ध जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1775 में हुआ था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है, चलिए 36 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में, ऑप्शन बी 17 अप्रैल 1774 ईस्वी में, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1770 ईस्वी में, ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1750 ईस्वी में। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, 37 नंबर का आपका प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? वो तो कब हुआ था, अब कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी होगा लैंकिंग्सगटन में। कहाँ हुआ था? लैंकिंग्सगटन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 38 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा, गुस्सा आया? ऑप्शन ए प्रजातीय विभेद की नीति, व्यक्तिगत शासन की नीति। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यक्तिगत शासन की नीति के कारण उपनिवेशों में आक्रोश पनपा। ठीक है, चलिए 39 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म को किस संप्रदाय को मानने वाले थे? ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? ए एंग्लिकन, बी प्यूरिटन, सी जैसुइट और डी कॉलिंकनवाद। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा प्यूरिटन। ठीक है, प्यूरिटन के मानने वाले थे। और अगला आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ? क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ? तो ऑप्शन ए होगा कनाडा के लिए। किसके लिए पास हुआ था? कनाडा के लिए पास हुआ था। ठीक है, 41 नंबर का आपका प्रश्न है कि आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? तो आयरिश फ्री स्टेट ऑप्शन बी होगा आयरलैंड को कहा गया। किसको कहा गया? आयरलैंड को। ठीक है, 42 नंबर का आपका प्रश्न है, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए भारत और ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। तो देखिए ऑप्शन बी सही होगा अमेरिका। इसमें दो ऑप्शन सेम दे दिया है तो दोनों ऑप्शन अमेरिका ही सही होगा। नई दुनिया अमेरिका को ही कहा गया है। ठीक है, 43 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। 44 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए होगा 1782 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1782 ईस्वी में। आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? मतलब अमेरिका जो यहाँ पर जो उपनिवेश थे उसके शासन का प्रधान कौन होता था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गवर्नर होते थे। कौन होते थे? गवर्नर होते। हिस्ट्री बुक का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। क्या नाम है? फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति, इसमें से आपको देख सकते हैं इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे। टोटल 41 ऑब्जेक्टिव। फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई? ऑप्शन ए है 1776, ऑप्शन बी है 1789, ऑप्शन सी है 1776, ऑप्शन डी है 1832। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1789, 1789। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 1789। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है दूसरा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बेस्टिल का पतन कब हुआ? बेस्टिल का पतन कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 5 मई 1789, ऑप्शन बी है 20 जून 1789, ऑप्शन सी है 14 जुलाई 1789 और ऑप्शन डी है 27 अगस्त 1789। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में कौन आते थे? ऑप्शन ए सर्वसाधारण, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी पादरी और ऑप्शन डी राजा। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी सही, पादरी। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी आते थे। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, और 4 नंबर आपका प्रश्न है, द्वितीय स्टेट में इनमें से कौन थे?
तो द्वितीय स्टेट में ऑप्शन ए पादरी और ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी कुलीन, ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुलीन। द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का। तृतीय स्टेट में से कौन आते थे? तो तृतीय स्टेट में ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी कुलीन, ऑप्शन सी पादरी और ऑप्शन डी न्यायाधीश। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन सही होगा डी न्यायाधीश। ठीक है, तृतीय स्टेट में न्यायाधीश अर्थात जज आते थे। चलिए आपका अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न 6 नंबर का ध्यान दीजिए कि विश्वकोश का संपादक कौन था? विश्वकोश का संपादक कौन था? ऑप्शन ए दिदरो, ऑप्शन बी वालियर, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दिदरो। विश्वकोश का संपादक कौन था? दिदरो। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है 7 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर है जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। तो जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी मैक्समिलियन रॉब्सपियर, ऑप्शन सी दिदरो, ऑप्शन डी नेकर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा मैक्समिलियन रॉब्सपियर। ठीक है, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्समिलियन रॉब्सपियर। ठीक है, तो अगला प्रश्न पर हम आते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति में, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति में, ऑप्शन सी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति में और ऑप्शन डी रूसी क्रांति में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रांसीसी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर का प्रश्न, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई। मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई। ऑप्शन ए 27 अगस्त 1789 ईस्वी को, ऑप्शन बी 25 अगस्त 1788 ईस्वी को, ऑप्शन सी 20 अगस्त 1789 ईस्वी को और ऑप्शन डी 27 अगस्त 1788 ईस्वी को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही, 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। क्या होगा? ऑप्शन ए 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी वाल्टेयर, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी दिदरो। तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, देख लीजिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए वॉल्टेयर, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी नेकर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन होंगे? रूसो। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, ध्यान दीजिएगा कि नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला। ऑप्शन ए है सक्रिय नागरिकों को, ऑप्शन बी है निष्क्रिय नागरिकों को, ऑप्शन सी है महिलाओं को और ऑप्शन डी है राज परिवार के सदस्यों को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सक्रिय नागरिकों को। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका 13 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर का प्रश्न है 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए उदार तानाशाही, ऑप्शन बी निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन सी सैनिक तानाशाही, ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। मतलब देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1799 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1801 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1804 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड लागू किया गया। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर का, देख लीजिए कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1840 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1800 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1842 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा बी 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का समाप्ति हुआ, मतलब अंत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपका 16 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा।
फ्रांस क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? ऑप्शन ए चर्च का, ऑप्शन बी कुलीनों का, ऑप्शन सी कुलीनों का, ऑप्शन बी राजा का और ऑप्शन डी सैनिकों का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चर्च का। फ्रांस के शैक्षणिक व्यवस्था पर चर्च का आधिपत्य था, अधिकार था। ठीक है, चलिए हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है कि लुई 16वां को गिलेटीन पर चढ़ने का निर्णय किसने लिया? ठीक है, गिलेटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? तो ऑप्शन ए है स्टेटस जनरल ने, ऑप्शन बी है कन्वेंशन ने, ऑप्शन सी है डायरेक्टरी ने, ऑप्शन डी है नेशनल असेंबली ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कन्वेंशन ने। ठीक है, कन्वेंशन ने। चलिए आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी। तो ऑप्शन सी होगा सही, टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर का। बोला जा रहा है वॉल्टेयर क्या था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी गणितज्ञ, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी शिल्पकार। तो ऑप्शन सी सही होगा, लेखक। वॉल्टेयर क्या था? लेखक थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर का और क्वेश्चन है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी जनता की इच्छा, ऑप्शन सी शक्ति पृथक्करण और ऑप्शन डी निरंकुशता। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, जनता की इच्छा। ठीक है, रूसो जनता की इच्छा का समर्थक था। ठीक है, चलिए हमारा अगला 21 नंबर का प्रश्न है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन ए होगा सामाजिक संविदा, ऑप्शन बी विधि की आत्मा, ऑप्शन सी दास कैपिटल, ऑप्शन डी वृहत ज्ञानकोश। तो ऑप्शन जो है आपका सही होगा बी, विधि की आत्मा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी होगा सही, विधि की आत्मा। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी लुई 14वां, ये 14 है। ठीक है, लुई 14वां, ऑप्शन सी लुई 16वां, ये 16 है। ठीक है, और ऑप्शन डी मिराबियों। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लुई 16वां, 16। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 जुलाई को, ऑप्शन बी 14 जुलाई को, ऑप्शन सी 27 अगस्त को, ऑप्शन डी 31 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 14 जुलाई को। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग को स्टेट्स बोलते हैं, स्टेट्स में विभक्त था? तो फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3 वर्ग में, अर्थात 3 स्टेट्स में विभक्त थे। क्लियर है? चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जो है यही सारा ऑब्जेक्टिव आता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका फाइनल एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, अगला है राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? ऑप्शन ए स्टेटस जनरल, ऑप्शन बी पालरमा, ऑप्शन सी गिल्ड और ऑप्शन डी पोप। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पालरमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी वॉल्टेयर ने और ऑप्शन डी दिदरो ने। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वॉल्टेयर ने। कौन? वॉल्टेयर ने। ठीक है, चलिए आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1688 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1788 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1689 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1789 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक क्रांति था, ऑप्शन बी सामंती क्रांति, ऑप्शन सी बुजुर्वा क्रांति और ऑप्शन डी सर्वहारा क्रांति। तो ऑप्शन सी होगा बुजुर्वा क्रांति। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप बुजुर्वा क्रांति था। ठीक है, चलिए आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है कि आतंक राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लफायते ने, ऑप्शन बी रॉबस्पियर ने, ऑप्शन सी मिरापदो ने, ऑप्शन डी मैक्समिलियन ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रॉबस्पियर ने। ठीक है, कौन किए थे? रॉबस्पियर ने।
चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका ऑप्शन ए शत्रु बना दिया, ऑप्शन बी मित्र बना दिया, ऑप्शन सी सहायक बना दिया, ऑप्शन डी आश्रित बना दिया। तो देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका मित्र बना दिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 जुलाई 1789, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1789, ऑप्शन सी 14 जुलाई 1889, ऑप्शन डी 14 जुलाई 1689। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 14 जुलाई 1789। ठीक है, चलिए आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है कि नेपोलियन कब सम्राट बना। ऑप्शन ए 1804 ईस्वी, ऑप्शन बी 1800 ईस्वी, ऑप्शन सी 1808 ईस्वी और ऑप्शन डी 1815 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1804 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है। ऑप्शन ए लुई 14वां, ऑप्शन बी लुई 16वां, ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन डी नेपोलियन तृतीय ने। तो ऑप्शन बी होगा लुई 16वां। लुई 16वां क्या बोले थे कि मेरी इच्छा ही कानून है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर, देख लीजिए कि मेरी अंतोनेत कहाँ की राजकुमारी थी। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन बी इंग्लैंड की, ऑप्शन सी स्पेन की और ऑप्शन डी रूस की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि लेटर्स द कैचेट, ठीक है, लेटर्स द कैचेट क्या था। ऑप्शन ए राजज्ञा, ऑप्शन बी पोप का आदेश पत्र, ऑप्शन सी व्यापार करने का अधिकार पत्र, ऑप्शन डी चुंगी वसूलने का अधिकार। चुंगी मतलब कर, मतलब टैक्स होता है। तो आपका ऑप्शन ए होगा राजज्ञा, मतलब राजा का आज्ञा। ठीक है, चलिए आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टेटस जनरल की बैठक किस तिथि से को आरंभ हुई। ऑप्शन ए 15 मई 1789 ईस्वी को, ऑप्शन बी 12 मई 1789 ईस्वी को, ऑप्शन सी 5 मई 1789 ईस्वी को, ऑप्शन डी 10 मई 1789 ईस्वी को। तो ऑप्शन सी सही होगा 5 मई 1789 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ए वाल्टेयर ने, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन सी रूसो ने और ऑप्शन डी दिदरो ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा वॉल्टेयर ने। किसने कहा था? वॉल्टेयर ने। ठीक है, चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ किस पर था। ऑप्शन ए कुलीनों पर, ऑप्शन बी साधारण जनता पर, ऑप्शन सी राज परिवारों पर, ऑप्शन डी भूस्वामियों पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा साधारण जनता पर। ठीक है, चलिए 39 नंबर का आपका क्वेश्चन है सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए 15 जनवरी 1792 ईस्वी को, ऑप्शन बी 21 जनवरी 1795 ईस्वी को, ऑप्शन सी 21 जनवरी 1793 ईस्वी को, ऑप्शन डी 20 जनवरी 1794 ईस्वी को। तो लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन है कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था। ए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी यूटोपिया, बी रिपब्लिक, डी प्रेज ऑफ द फॉली। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अगला आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है कि बॉस्टिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला। ए 4 जुलाई 1789, बी 14 जुलाई 1789, सी 15 अगस्त 1791, डी 20 जून 1789। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 14 जुलाई 1789 को बॉस्टिल के किले पर भीड़ ने धावा बोला। ठीक है, चलिए तो आपका ये जो चैप्टर है आपका तीसरा चैप्टर फ्रांस की क्रांति, इतिहास का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया। 9th क्लास का इतिहास हिस्ट्री बुक का ये चौथा चैप्टर जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, देख सकते हैं इसी प्रकार से टोटल 47 ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए है 1941, बी 1952, सी 1950 और ऑप्शन डी है 1914। तो ध्यान रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? ऑप्शन ए अमेरिका की, ऑप्शन बी जर्मनी की, ऑप्शन सी रूस की और ऑप्शन डी इंग्लैंड की। तो ऑप्शन बी होगा जर्मनी की। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? जर्मनी की हार हुई। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो ऑप्शन ए होगा रूस। 1917 ईस्वी में रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल दिया गया? तो ऑप्शन ए होगा यूरोप का, ऑप्शन बी होगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन सी अमेरिका का, ऑप्शन डी होगा रूस का। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूरोप का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? ऑप्शन ए होगा इटली, ऑप्शन बी होगा जर्मनी, ऑप्शन सी होगा ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी होगा तुर्की। तो ऑप्शन ए सही होगा आपका इटली। धुरी राष्ट्रों में इटली जब सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 6 नंबर का देख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो ऑप्शन सी होगा सही, 4 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला था, 1914 से 1918 तक। ठीक है, चलिए 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 28 जून 1915, ऑप्शन बी 28 जून 1914, ऑप्शन सी 25 जून 1915, ऑप्शन डी 25 जून 1900 मान लेते हैं 16। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? ऑप्शन ए इंग्लैंड का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी रूस का, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया का। तो देख लीजिए केसर विलियम द्वितीय ऑप्शन बी जर्मनी का सम्राट था। कहाँ का सम्राट था? जर्मनी का। चलिए 9 नंबर का हमारा प्रश्न है कि सर्वसल्लाभ आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए जर्मनी ने, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी ब्रिटेन ने, ऑप्शन डी रूस ने। तो सर्वसल्लाभ आंदोलन को ऑप्शन आपका डी होगा, रूस ने बढ़ावा दिया। कौन बढ़ावा दिया? रूस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? तो ऑप्शन ए गैस्टापो का, ऑप्शन बी बोल्शेविकों का, ऑप्शन सी निहिलिस्टो का, ऑप्शन डी काला हाथ का। तो ऑप्शन सी होगा निहिलिस्टो का। ठीक है, आर्क ड्यूक जो राजकुमार थे उनकी हत्या में ऑप्शन सी होगा निहिलिस्टो का। ठीक है, 11 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जर्मनी। तो ऑप्शन सी सही होगा, अमेरिका। ठीक है, बाद में अमेरिका सम्मिलित हुआ। चलिए 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त किया गया? तो ऑप्शन ए होगा जर्मनी। जर्मनी को 2 भागों में विभक्त किया गया, बांटा गया। चलिए 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है वाइमर गणतंत्र। ठीक है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी अमेरिका में और ऑप्शन डी जापान में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जर्मनी में। वाइमर गणतंत्र जर्मनी में स्थापना हुआ। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई? तो जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण किया तब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? ऑप्शन ए होगा रूस ने। कौन पराजित किया था? रूस ने जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित किया। 16 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? ऑप्शन ए 6 अगस्त, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 7 अगस्त और ऑप्शन डी 1 अगस्त। तो ऑप्शन ए होगा सही, 6 अगस्त को। ठीक है, अमेरिका जो है हिरोशिमा पर बमबारी किया था। 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत
कब हुआ? ऑप्शन ए 1940 में, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1946 में। तो ऑप्शन सी सही होगा 1945 में, 1945 में। ठीक है, चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन बी जॉर्ज क्लीमेंसो ने, ऑप्शन सी लॉयड जॉर्ज ने, ऑप्शन डी वुडरो विल्सन ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वुडरो विल्सन जो है 14 सूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब प्रस्तुत किया। ठीक है, और ये क्या था तो सारा चीज वीडियो में बताया गया है, आपको बुक पढ़ाए थे, जाकर देख लीजिए। 19 है लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी अमेरिका। तो देख लीजिए लुसितानिया नामक जहाज जो है ब्रिटिश का था। किसका था? ब्रिटिश का था। चलिए 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? ए त्रियानी की संधि, बी सेंट जर्मेन की संधि, सी वर्साई की संधि, डी न्यूली की संधि। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्साई की संधि को आरोपित संधि कहते हैं। वर्साई की संधि को आरोपित संधि कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? तो सीजफ्रेड लाइन का निर्माण ऑप्शन ए होगा, जर्मनी ने किया। ठीक है, जर्मनी ने किया। 22 नंबर प्रश्न है कि म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए होगा 1931 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1935 में। तो म्यूनिख समझौता ऑप्शन सी होगा, 1938 ईस्वी में हुआ था म्यूनिख समझौता। ठीक है, 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मैगिनोई लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड ने, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी अमेरिका ने, ऑप्शन डी जापान ने। तो ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांस ने मैगिनोट लाइन का निर्माण किया। ऑप्शन बी फ्रांस ने। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिगुट समझौते में शामिल थे। ऑप्शन ए फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ऑप्शन डी इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो देख लीजिए त्रिगुट समझौते में जिसको हम लोग धुरी राष्ट्र कहते हैं, तो ऑप्शन सी होगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। ठीक है, अगला आपका 25 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1939 ईस्वी को आरंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी को आरंभ हुआ था। 26 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए वुडरो विल्सन को, ऑप्शन बी लॉयड जॉर्ज को, ऑप्शन सी जॉर्ज क्लीमेंसो को, ऑप्शन डी लेनिन को। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, वुडरो विल्सन को राष्ट्र संघ का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय आपका ऑप्शन बी होगा, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो थे उस समय के प्रधानमंत्री थे जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, आपका 28 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो ऑप्शन सी होगा, रूस को। रूस को दिया जाता है जर्मनी की पराजय का श्रेय। रूस ने ही उसे हराया था। अगला है 1911 के अगादीर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? ए इंग्लैंड फ्रांस, बी इंग्लैंड जर्मनी, सी फ्रांस जर्मनी और डी रूस जर्मनी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंग्लैंड जर्मनी। किसके? इंग्लैंड और जर्मनी के बीच। चलिए 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? ऑप्शन ए 4 संधियां, ऑप्शन बी 5 संधियां, ऑप्शन सी 2 संधियां और ऑप्शन डी 3 संधियां। तो ऑप्शन बी सही होगा, 5 संधियां। पेरिस शांति सम्मेलन में 5 संधियां की गई। चलिए आते हैं हम 31 नंबर प्रश्न पर। 31 में सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड और रूस, ऑप्शन बी इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड और जर्मनी। तो देख लीजिए सुंदर समझौता जो है ऑप्शन बी होगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? ए 1914 में, बी 1942 में, सी 1944 में, डी 1945 में। ऑप्शन सी सही होगा, 1944 में। ठीक है, इटली समर्पण किया 1944 में। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका
द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की पराजय हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? ऑप्शन ए हिरोशिमा पर, ऑप्शन बी नागासाकी पर, ऑप्शन सी पेरिस पर, ऑप्शन डी लंदन पर। तो ऑप्शन ए होगा, पहला बम जो है हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी पर, ठीक है, गिराया गया था। चलिए आगे हमारा 35 नंबर का प्रश्न है। 35 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? ऑप्शन ए सोवियत रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। देखिए ऑप्शन सी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिराया था, तो परमाणु बम गिराया था तो इसीलिए उसे विश्व शक्ति मतलब अधिक पावरफुल माना जाता है। ठीक है, परमाणु बम गिराने वाला पहला और आखिरी देश था। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बनी? ऑप्शन ए होगा वर्साई की संधि। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बनी। चलिए 37 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया? तो किस देश ने? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने प्रयोग किया। ऑप्शन बी सही होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 38 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान राष्ट्र कौन से बने? ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। क्या होगा ऑप्शन नंबर सही? ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए 39 नंबर प्रश्न है कि मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी रूस। तो मित्र राष्ट्र में ऑप्शन सी होगा, जर्मनी शामिल नहीं थे क्योंकि ये धुरी राष्ट्र में शामिल थे। ठीक है, चलिए 40 नंबर का प्रश्न है कि वर्साई की संधि का सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ा? तो जर्मनी पर पड़ा। ऑप्शन सी सही होगा, वर्साई की संधि का सबसे ज्यादा असर जर्मनी पर पड़ा। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न है कि गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? ए बिस्मार्क ने, बी हिटलर ने, सी मुसोलिनी ने, डी विलियम द्वितीय ने। तो देखिए गुप्त संधियों की प्रथा ऑप्शन ए होगा, बिस्मार्क ने शुरू की थी, बिस्मार्क। ठीक है, चलिए 42 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो ऑप्शन ए होगा, 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और शुरुआत हुआ था 1914 को। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को ऑप्शन डी होगा, रूस के संरक्षण में रखा गया। किसके संरक्षण में? रूस के संरक्षण में रखा गया। और 44 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस को, ऑप्शन बी रूस को, ऑप्शन सी चीन को, ऑप्शन डी इंग्लैंड को। तो ऑप्शन बी सही होगा, रूस को। ठीक है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय रूस को जाता है। ठीक है, चलिए आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि इम्परेटर क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जर्मनी का एक जहाज था जिसका नाम इम्परेटर था। ठीक है, और आपका 46 नंबर का प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई? तो देखिए वर्साई की संधि ऑप्शन सी होगा, 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और अंतिम प्रश्न आपका है, देख लीजिए कि वर्साई की संधि के द्वारा अल्सेस लोरेन प्रदेश किसे दिया गया? तो इसका जो है आप ऑप्शन लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इतिहास जो है आपका 9th क्लास का सोशल साइंस का एक पार्ट है, इतिहास हिस्ट्री बुक, और इसका 5वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। ठीक है, इसका आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे एमसीक्यू। ठीक है, इसमें 32 ऑब्जेक्टिव लिया गया। क्वेश्चन है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, अगला हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह, तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है यही चिन्ह जो है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, दीपावली में लोग अपने घर पर बनाते हैं ऐसा चिन्ह। तो अगला आपका प्रश्न है कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 अगस्त 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1919 को, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1914 ईस्वी को और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1914 ईस्वी को। तो आपका ऑप्शन ए होगा, 10 अगस्त 1919 ईस्वी को वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आपका अगला 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हिटलर जर्मनी का चांसलर
कब बना? तो हिटलर जर्मनी का चांसलर ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1933 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1934 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। तो देख लीजिए हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर ऑप्शन नंबर बी होगा 1933 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? ऑप्शन नंबर बी 1933 ईस्वी में। 5 नंबर का आपका प्रश्न है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए कैसर ने, ऑप्शन बी हिटलर ने, सी मुसोलिनी ने, डी बिस्मार्क ने। तो एक देश एक नेता का नारा ऑप्शन बी हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? हिटलर ने। ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न है कि हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? तो हिटलर ने जर्मनी में ऑप्शन नंबर ए सर्वाधिकारवादी राष्ट्र की राज्य की स्थापना की। ठीक है। चलिए अगला 7 नंबर का आपका प्रश्न है, नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? ऑप्शन ए उग्र राष्ट्रवाद का, बी सैनिकवाद का, सी समाजवाद का, डी पूंजीवाद का। देखिए नाजीवादी जो था वो समाजवाद का विरोधी था, समाजवाद का विरोधी था। ठीक है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा जर्मनी से। नाजी पार्टी का संबंध जर्मनी से था। ठीक है। चलिए 9 नंबर का आपका प्रश्न है कि आयरन क्रॉस क्या था? तो आयरन क्रॉस ऑप्शन नंबर ए होगा जर्मनी की वीरता का पुरस्कार था आयरन क्रॉस। ठीक है। चलिए अगला आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? ऑप्शन ए राजतंत्र का, ऑप्शन बी प्रजातंत्र का, ऑप्शन सी राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, ऑप्शन डी इनमें किसी का नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, समझ गए, समर्थक था। चलिए 11 नंबर का आपका प्रश्न है कि नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ। तो नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय आपका ऑप्शन ए सही होगा जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। पूछा जाता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर का प्रश्न है, नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा लाल रंग। नाजी पार्टी का झंडा लाल रंग का था। ठीक है। चलिए आपका 13 नंबर का आपका प्रश्न है कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1938 में और ऑप्शन डी 1939 में। तो ऑप्शन डी सही होगा, 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार किया था। 14 नंबर का आपका प्रश्न है कि हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया। तो ऑप्शन नंबर ए गोबल्स को, बी हिल्मर को, सी जालमर शास्त्र को, डी गोसरिंग को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, जालमर शास्त्र को क्या किए? आर्थिक नीति सुधारने के लिए अर्थ मंत्री नियुक्त किया। ठीक है। अगला आपका है, जनरल फ्रांको कहां का शासक था? तो ऑप्शन ए होगा स्पेन का। जनरल फ्रांको स्पेन का शासक था। ठीक है। आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि कॉमिंट्रन विरोधी समझौता में कौन कौन देश सम्मिलित थे? ऑप्शन ए रूस, जापान तथा इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, जापान तथा इटली, ऑप्शन सी चीन, जापान तथा इटली, ऑप्शन डी स्पेन, जापान तथा इटली। तो ऑप्शन बी सही होगा, जर्मनी, जापान तथा इटली। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, मीन कैंप किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी हिंडेनबर्ग, ऑप्शन डी स्ट्रेसमैन। तो देख लीजिए मीन कैंप जो है ऑप्शन बी हिटलर की रचना है। किन की रचना है? हिटलर की रचना है। चलिए अगला आपका 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूर था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रूर। ठीक है। चलिए अगला 19 नंबर का आपका प्रश्न है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? जो हमारे यहाँ रुपया है, तो जर्मनी की मुद्रा का नाम उस समय क्या था? ए डॉलर, बी पौंड, सी मार्क, डी रूबल। तो ऑप्शन नंबर सी होगा मार्क। जर्मनी की मुद्रा का नाम था मार्क, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई? चतुर्थ वर्षीय योजना जो है ऑप्शन नंबर ए होगा 1936 ईस्वी में लागू की गई। कब लागू की गई? 1936, 1936 में लागू की गई। अगला आपका 21 नंबर प्रश्न है, अबिसीनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे से काफी करीब आ गए थे? ऑप्शन ए जर्मनी और जापान, ऑप्शन बी जर्मनी और इटली, ऑप्शन सी जर्मनी और जापान, इटली और जापान, ऑप्शन डी जर्मनी और ब्रिटेन। तो देख लीजिए ऑप्शन ए होगा जर्मनी और इटली करीब आ गए थे, जर्मनी और इटली। 22 नंबर आपका है, जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया है? तो नवंबर क्रिमिनल्स ऑप्शन ए गणतंत्र के समर्थकों को कहा गया है, नवंबर क्रिमिनल्स।
ठीक है। चलिए आगे 23 नंबर का आपका प्रश्न है कि जर्मनी संसद का नाम क्या था। जर्मनी के संसद का नाम क्या था? ए पार्लरमा, बी राइक, सी स्टेटस जनरल, डी रिच स्टॉग। देखिए 9th क्लास का ये क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा रिच स्टॉग। जर्मनी के संसद का नाम था रिच स्टॉग। ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न है कि ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी होगा अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को ऑनर क्रॉस से सम्मानित किया गया। ठीक है। चलिए अगला आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो हिटलर जो है पोलैंड पर, आपका ऑप्शन सी होगा 1 सितंबर 1939 को आक्रमण किया। ठीक है। और इसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि कितने वर्ष के आयु के बच्चे को जंग वोल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया? ऑप्शन ए होगा इसका 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम वर्ष आयु के बच्चों को जंग वोल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया। ठीक है। चलिए आपका 27 नंबर का प्रश्न है, जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1926 और ऑप्शन डी 1927। तो देखिए जर्मन युवा संगठन जो है ऑप्शन सी 1926 में कायम किया गया। ठीक है। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है कि गेस्टापो क्या था? तो ऑप्शन ए होगा गुप्तचर पुलिस का दल था। गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस, जो चुपचाप आपके बीच रहता लेकिन रहता पुलिस। ठीक है। तो अगला आपका 29 नंबर का प्रश्न है। ठीक है। हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने? ऑप्शन ए शुद्ध नस्ल वाले आर्य, बी यहूदी, सी जिप्सी, डी ईसाई। तो यहूदी, हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार कौन बने? यहूदी बने थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 30 नंबर का प्रश्न है कि हिटलर का प्रधानमंत्री कौन बना? हिटलर का प्रधानमंत्री कौन बना? ऑप्शन ए होगा गोबेल्स बने थे हिटलर का प्रधानमंत्री, लेकिन पावर तो हिटलर के पास ही रहता था। आपका ऑप्शन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो ऑप्शन ए 1923, बी 1933, सी 1939 और डी 1945। तो हिटलर जो है राष्ट्रसंघ की सदस्यता 1933 में छोड़ दी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए और 32 नंबर का आपका प्रश्न है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा पोलैंड पर आक्रमण के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन आज का खत्म हुआ। का ये जो छठा चैप्टर है 9th क्लास के हिस्ट्री का, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, आपको चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का पूरे जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था हमने बनाया, और 34 ऑब्जेक्टिव 34 ऑब्जेक्टिव आपको बताया कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। ये बहुत सारे एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है 1864, ऑप्शन बी है 1865, ऑप्शन सी है 1885 और ऑप्शन डी है 1874। देखिए भारतीय वन अधिनियम जो है ऑप्शन बी होगा 1865 में लागू हुआ था। ठीक है, 1865 में। चलिए 2 नंबर का हमारा दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो ऑप्शन ए सही होगा, तिलका मांझी का जन्म ऑप्शन ए 1750 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए 3 नंबर का हमारा प्रश्न है कि कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता? आदिवासियों में प्रयुक्त नहीं होता। तो ऑप्शन ए वर्ण समुदाय, बी जनजाति, सी वन्य जाति और डी दिकू। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दिकू। दिकू जो है आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। अगला आपका 4 नंबर का प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए शिबू सोरेन, बी सिद्धू, सी बिरसा मुंडा, डी मंगल पांडे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सिद्धू। 1865 में संथाल विद्रोह का नेता था। कौन था? सिद्धू। ठीक है। चलिए आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी भारत में, सी नेपाल में और डी चीन में। तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी ऑप्शन ए अफ्रीका में है। कहाँ में है? अफ्रीका में। ठीक है। चलिए 6 नंबर का आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? जरूरी का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? ए 5 नवंबर 2000 ईस्वी, बी 1 नवंबर 2000 ईस्वी, 3 नवंबर 2000 ईस्वी और 4 नवंबर 2000 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। ठीक है।
7 नंबर का आपका प्रश्न है कि पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। ऑप्शन ए तिलका मांझी। तिलका मांझी थे जो अंग्रेजों पर हथियार उठाए थे। ठीक है, चलिए 8 नंबर का आपका प्रश्न है कि धरती आबा किसे कहा जाता था। धरती आबा किसे कहा जाता था। ए मदरा महतो को, बी बिरसा मुंडा को, सी तिलका मांझी को, डी जतरा भगत को। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता था। ठीक है, बिरसा मुंडा को, ऑप्शन नंबर बी। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है। ए झूमर, बी डोमकच, सी कथक, डी छऊ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कथक। कथक जो है आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है ये नृत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का आपका प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म ऑप्शन ए 1871, बी 1872, सी 1873 और डी 1874। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1874 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 11 नंबर का आपका प्रश्न है तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। तमार विद्रोह ऑप्शन ए 1784 में, ऑप्शन बी 1788 में, ऑप्शन सी 1789 में और ऑप्शन डी 1799 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1789 में तमार विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। 12 नंबर का आपका प्रश्न है चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। चेरो जनजाति ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर और ऑप्शन डी पलामू। तो देखिए चेरो जनजाति जो है ऑप्शन डी पलामू के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पलामू के। ठीक है, चलिए आपका 13 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर का, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया। देख लीजिए, समझिएगा क्वेश्चन को कि किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना, जिसमें शोषण नहीं हो ऐसी शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कोल। किस जनजाति? कोल जनजाति। ठीक है, 14 नंबर का आपका प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? ए 1779 में, बी 1832 में, सी 1855 में, डी 1869 में। तो देखिए भूमिज विद्रोह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1832 में हुआ था भूमिज विद्रोह। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। तो ऑप्शन ए ओरांव, बी कोल, सी मीना, डी मुंडा। तो देखिए सरहुल पर्व जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंडा मनाते हैं। कौन मनाते हैं? मुंडा। ठीक है, चलिए आपका 15 नंबर का प्रश्न है दामिन ई कोह किस जनजाति का इलाका था। ऑप्शन ए कोल, बी संथाल, सी भील, डी मुंडा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, संथाल। दामिन ई कोह संथाल जनजाति का इलाका था। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था। कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा उड़ीसा में। कंध विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, चलिए 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि चक्र बिसोई का किस विद्रोह में योगदान था। चक्र बिसोई का ऑप्शन ए च्वार विद्रोह, ऑप्शन बी कंध विद्रोह, ऑप्शन सी तमार विद्रोह और ऑप्शन डी चेरो विद्रोह। देखिए चक्र बिसोई का जो है योगदान आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कंध विद्रोह में था। किस विद्रोह में था? कंध विद्रोह में। ठीक है, 18 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा कि बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 ईस्वी में कैसे हुई। ऑप्शन ए लड़ते हुए, ऑप्शन बी गोली लगने से, ऑप्शन सी सीढ़ी से गिरकर, ऑप्शन डी हैजा से। तो देखिए बिरसा मुंडा की मृत्यु ऑप्शन नंबर डी होगा, हैजा से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 19 नंबर का आपका प्रश्न है कि च्वार विद्रोह कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1771 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1772 में, ऑप्शन नंबर सी 1871 में और ऑप्शन नंबर डी 1872 में। तो देख लीजिए च्वार विद्रोह ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 1771 ईस्वी में हुआ था, 1771। ठीक है, आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि तिलका मांझी को कब फांसी दी गई। तो तिलका मांझी को ऑप्शन नंबर बी होगा, 1784 ईस्वी में फांसी दी गई थी, 1784 ईस्वी में। 21 नंबर का प्रश्न है जनजातियां दिकू किसे कहती थी। जनजातियां दिकू किसे कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बाहरी लोगों को जनजातीय दिकू कहते थे। ठीक है, जो बाहर से आकर वहां बसेरा करते थे। मरियाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी। मरियाह प्रथा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कंध जनजाति में। किस में प्रचलित थी? कंध में। ठीक है,
23 नंबर का आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा भील। भारत में निवास करने वाले सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठीक है, चलिए आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इसमें से कौन था? सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता जो है ऑप्शन नंबर बी होगा सिद्धू थे। कौन थे? सिद्धू थे। चलिए आपका 25 नंबर का प्रश्न है, 25 नंबर, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 25 दिसंबर 1899 को। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला किया था। ठीक है, 26 नंबर आपका प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? और यह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा धारा 342 342। धारा 342 के अंतर्गत भारतीय संविधान में आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। 27 है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? बिहार और झारखंड एक ही था, तो झारखंड अलग कब हुआ ये भी बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो झारखंड से कौन कौन वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप झारखंड से किस क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अगला आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि डाइट्रेच ब्रांडिस कौन था? डाइट्रेच ब्रांडिस कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया के वही अधिकारी थे। अगला है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906, 1906। देखिए अगला है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? ऑप्शन ए मंगल पांडे की, ऑप्शन बी गुंडाधुर की, सी जतरा भगत की, डी शिबू सोरेन की। तो ऑप्शन बी होगा गुंडाधुर की। ठीक है, 31 नंबर का आपका प्रश्न देख लीजिए कि कलेक्टर कलीवलेड की हत्या किसने की थी? कलेक्टर कलीवलेड की हत्या ए बिरसा मुंडा ने, बी चक्र बिसोई ने, सी तिलका मांझी ने और डी गुंडाधुर ने। तो ऑप्शन सी होगा तिलका मांझी ने। कौन किए थे? तिलका मांझी ने। ठीक है, 32 नंबर का आपका प्रश्न है कि बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो बस्तर विद्रोह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। 33 नंबर आपका प्रश्न है सिद्धू और कानू किस विद्रोह के नेता थे? तो सिद्धू और कानू ऑप्शन नंबर बी होगा संथाल विद्रोह के नेता थे, संथाल विद्रोह के। चलिए और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का है कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1831 से 32 में हुआ था। ठीक है, 1831 से 32 में हुआ था। तो इस वीडियो में हमने आपको टोटल 34 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया। चैप्टर विश्व शांति, ठीक है, विश्व शांति के प्रयास, विश्व शांति के प्रयास जो चैप्टर है आपका 7वां चैप्टर है। और इस 7वां चैप्टर का टोटल आपका 42 गो 42 वीवीआई इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में अक्सर आते रहता है। तो सभी का आपको आंसर और सभी क्वेश्चन बताएंगे अंत तक। संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है या कहाँ पर है देख सकते हैं। तो राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जो है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में था, ऑप्शन बी पेरिस में था, ऑप्शन सी जेनेवा में था और ऑप्शन डी बर्लिन में था। तो ऑप्शन सी आपका होगा जेनेवा में था। राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ में था? ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में था। ठीक है, और हमारा दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन सा देश है जो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? ए इंग्लैंड, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? तो देखिए राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? ए विल क्लिंटन, बी वुडरो विल्सन, सी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, डी जॉर्ज बुश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन के दिमाग की उपज क्या थी? राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के दिमाग की उपज थी, वही व्यवस्था लाए थे। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था?
14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? ए इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति ने, बी फ्रांस की क्रांति ने, सी रूस की क्रांति ने, डी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने। तो ऑप्शन नंबर डी होगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ की गई? ए ऑस्ट्रिया, बी बुल्गारिया, सी तुर्की, डी हंगरी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा तुर्की, तुर्की के साथ किया गया। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 6 नंबर का। इसमें बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष बाद शुरू हुआ? ए 21 वर्ष बाद, बी 20 वर्ष बाद, सी 19 वर्ष बाद और डी 18 वर्ष बाद। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 21 वर्ष बाद जो है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है 1932 ईस्वी में जेनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? तो निरस्त्रीकरण सम्मेलन में ऑप्शन ए जापान भाग नहीं लिया, बी जर्मनी भाग नहीं लिया, सी इटली, डी रूस। तो देखिए इसमें जर्मनी जो है, जर्मनी इस निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए आपका 8 नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर का, इस संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस ए 25 अक्टूबर को, बी 26 अक्टूबर को, सी 24 अक्टूबर को, डी 20 अक्टूबर को। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। ठीक है, आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्र संघ की स्थापना ऑप्शन ए सही होगा, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि वुडरो विल्सन कौन थे? तो वुडरो विल्सन ऑप्शन ए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, बी अमेरिका के राष्ट्रपति, सी जर्मनी के चांसलर, डी फ्रांस के राष्ट्रपति। तो वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न है आपका, राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा हेग, जो हॉलैंड में स्थित है, हेग में। ठीक है, चलिए 12 नंबर का आपका प्रश्न देख लीजिए कि कॉर्फ के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? कॉर्फ के ऊपर ऑप्शन ए इटली ने, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी रूस ने, ऑप्शन डी इंग्लैंड ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इटली ने, कॉर्फ के ऊपर इटली ने आक्रमण किया। ठीक है, चलिए 13 नंबर का आपका प्रश्न है कि राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है? ए जनरल असेंबली, बी सचिवालय, सी काउंसिल, डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है जनरल असेंबली, जनरल असेंबली, इसको सामान्य सभा आप हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर का आपका प्रश्न है, कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो ऑप्शन ए सेवर्स की संधि, बी लोकार्नो की संधि, सी ट्रियानो की संधि, डी न्यूली की संधि। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा लोकार्नो की संधि। लोकार्नो की संधि के द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना। ठीक है, आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में राष्ट्र संघ की काउंसिल का स्थायी सदस्य कौन नहीं था? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी जापान। देखिए तो निम्नलिखित में राष्ट्र संघ की काउंसिल का अस्थायी सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर सी होगा अमेरिका नहीं था। कौन नहीं था? अमेरिका नहीं था। ठीक है, चलिए 16 नंबर का आपका प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त था? वीटो। तो सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार ऑप्शन ए सभी सदस्य राष्ट्र को, बी सिर्फ अमेरिका को, सी सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को, डी सिर्फ चीन को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्र को। जो अस्थायी सदस्य था और अस्थायी सदस्य को वीटो पावर नहीं था। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन को, बी फ्रांस को, सी रूस को, डी जापान को। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जापान को अस्थायी सदस्यता नहीं प्राप्त था। ठीक है, चलिए 18 नंबर का आपका प्रश्न होगा, इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? अटलांटिक चार्टर। ऑप्शन ए वुडरो विल्सन ने, बी रूजवेल्ट ने, सी हिटलर ने,
डी मुसोलिनी ने। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा रूजवेल्ट ने। इनमें से अटलांटिक चार्टर किसने जारी किया? रूजवेल्ट ने जारी किया। ठीक है, चलिए अगला आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करना, बी भविष्य में युद्ध रोकना, सी राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा भविष्य में युद्ध रोकना, भविष्य में युद्ध रोकना। ठीक है, 20 नंबर का आपका है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? ऑप्शन ए होगा आर्थिक और सामाजिक परिषद, बी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सी संरक्षण परिषद, डी अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ। तो निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है? तो डी होगा अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन है वर्तमान समय में। अब जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं उस समय ऑप्शन नंबर आपका सी 193 है। ठीक है, और ये जो है तुरंत तो नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान की बात आए तो आप इसको जरूर इस क्वेश्चन का जांच कीजिएगा बुक के अनुसार आंसर, क्योंकि बुक जब छपा हुआ होगा तो उस समय का आंसर कुछ और रहता है, बाद में क्या चेंजिंग हुआ तो बुक में अपडेटेड नहीं रहता, न्यू बुक में अपडेटेड होगा। अब तो अभी के अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 193 सदस्य वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में है। ठीक है, चलिए तो आपका 22 नंबर का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, 111 धाराएं हैं। किताब पढ़िएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव आपका उसी से दिया गया सॉल्व हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 5 सदस्य। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी हैं। कितने सदस्य हैं? 5। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? ए साधारण सभा, बी सुरक्षा परिषद, सी सचिवालय, डी काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग आपका ऑप्शन नंबर डी होगा काउंसिल। मुख्य अंग नहीं आता, मुख्य अंग के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? किस राष्ट्र का विभाजन करके इजराइल? ए सीरिया, बी लेबनान, सी फिलिस्तीन, डी तुर्की। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का विभाजन करके इजराइल का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है? ए सुरक्षा परिषद, बी सचिवालय, सी आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इनमें कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्था है? ये बताए थे आपको, ऑप्शन नंबर डी होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 28 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अर्थात सचिवालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय या मुख्यालय कहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका न्यूयॉर्क। कहाँ में है? न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगला आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है किस सम्मेलन का सफल परिणाम है, मतलब किस सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आई? ए डाम वस्टनॉक्स, बी सैन फ्रांसिस्को, सी जेनेवा, डी पेरिस। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उसी के बाद जो है राष्ट्र संघ की स्थापना की गई या उसी सम्मेलन का परिणाम है। 30 नंबर का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसको आप वीवीआई प्रश्न बोल सकते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य इनमें से ऑप्शन ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत, डी इंग्लैंड। तो यहां पर देख लीजिए क्या बोल रहा है अस्थायी सदस्य, तो भारत इसका आंसर होगा। भारत अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भारत अस्थायी सदस्य नहीं है। इसका बहुत सारा कारण है, आप कहिएगा भारत अस्थायी सदस्य क्यों नहीं है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 में हुआ और भारत 1947 में आजाद हुआ। तो उस समय भारत जो है अंग्रेज के अधीन था, गुलाम था, इसीलिए भारत अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया और भी बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ऑप्शन ए 7, बी 15, सी 8, डी 5। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि उनमें सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है? उनमें नहीं, इनमें सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा रूस। कौन है? रूस है। ठीक है,
चलिए 34 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। ऑप्शन ए होगा एक बार। संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा का साधारण बैठक वर्ष में एक बार होती है। ठीक है। चलिए 35 नंबर का आपका प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या ऑप्शन नंबर सी होगा 10 है। कितनी है? 10 है। और आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। 37 नंबर का आपका प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय ऑप्शन नंबर डी होगा, वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में है विश्व बैंक का मुख्यालय। 38 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग ऑप्शन डी होगा, काउंसिल। काउंसिल नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न, अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई। तो अटलांटिक चार्टर की घोषणा ऑप्शन नंबर है 1941 ईस्वी में की गई। ठीक है। चलिए 40 नंबर और सबसे इंपोर्टेंट ये वीवीआई, इस चैप्टर का दूसरा वीवीआई प्रश्न है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण की गई थी। राष्ट्रीयकरण सुएज नहर का कब किया गया। ऑप्शन है 1954 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1985 ईस्वी में। तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण ऑप्शन सी होगा 1956 ईस्वी में किया गया। ठीक है। और 41 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का परिणाम था, बताए हुए थे। ऑप्शन ए होगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। और इस चैप्टर का सबसे अंतिम प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सॉरी, इजराइल की स्थापना की गई थी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए सीरिया, बी तुर्की, सी फिलिस्तीन, डी लेबनान। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा फिलिस्तीन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फिलिस्तीन। ठीक है। तो हमने आपको आज के इस वीडियो में जो है ये जो चैप्टर आपका है 7 नंबर विश्व शांति के प्रयास 9th क्लास का इतिहास का ये पूरा इंपोर्टेंट 42 को वीवीआई प्रश्न चैप्टर 8वां चैप्टर जिसका नाम है कृषि और खेतिहार समाज, इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे और इसमें 26 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसी से एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। और इसके बाद आपका इतिहास खत्म हो जाएगा, 8वां चैप्टर खत्म। फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। इंपोर्टेंट है, 7-8 क्लास में पढ़े होइएगा कि दलहनी पौधे के जड़ के गांठ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। कौन सा जीवाणु? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में इसको रख सकते हैं। ऑप्शन ए है हाजीपुर, ऑप्शन बी है समस्तीपुर, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी है सिवान। तो देखिए आप याद रखिएगा कि शाही लीची आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मुजफ्फरपुर में मुख्यतः होता है शाही लीची। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि कृषि का आरंभ हुआ। तो कृषि का आरंभ हुआ ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग में, बी होगा आपका उत्तर पाषाण युग में, सी होगा नव पाषाण युग में, डी होगा धातु प्रस्तर युग में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नव पाषाण युग में क्या हुआ? कृषि का आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ। दूसरा हमारा प्रश्न है कि जुते हुए खेत, जिस खेत को हम लोग जोत देते हैं तो उसी को कहते हैं जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला। ऑप्शन ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदारो से, सी कालीबंगन से, डी चनहुद्रो से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कालीबंगन से। ठीक है, कालीबंगन से। चलिए 5 नंबर का प्रश्न है, बिहार में वर्ष में कितने फसलें उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1। तो आपका क्वेश्चन है कि बिहार में वर्ष में कितने फसलें उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा 4। वर्ष में 4 फसलें उगाई जाती है। ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी। तो ये आपका जीके का एकदम इंपोर्टेंट एग्जाम में 9th का क्वेश्चन लिया जाता है। जीके का क्वेश्चन कह सकते हैं इंपोर्टेंट, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी। ए चंपारण जिला में, बी सारण जिला में, सी हाजीपुर जिला में, डी मुजफ्फरपुर जिला में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, सारण जिला में। किस जिला में? सारण जिला में। ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आपका 7 नंबर का प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? तो भारत में हरित क्रांति ए 1860 के दशक में, बी 1960 के दशक में, सी 1890 के दशक में, डी 1990 के दशक में। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है। 8 नंबर का आपका प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई होती है। ऑप्शन ए होगा मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी होगा जून जुलाई से, ऑप्शन सी होगा सितंबर अक्टूबर से, ऑप्शन डी होगा अक्टूबर नवंबर से। तो देखिए रबी फसल की बुआई जो होती है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा अक्टूबर नवंबर से। ठीक है, अक्टूबर नवंबर से। आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? ऑप्शन ए गंगा नदी घाटी में, ऑप्शन बी दजला फरात घाटी में, ऑप्शन सी होगही नदी घाटी में, और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दजला फरात घाटी में खेती की शुरुआत हुई, दजला फरात घाटी में, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर का आपका प्रश्न है कि केला बिहार में मुख्यतः होता है, कहाँ में होता है? ए समस्तीपुर, बी हाजीपुर और नौगछिया में, सी सहरसा में, डी मुजफ्फरपुर में। तो आप लोग छठ पर्व में एक गाना सुनते होइएगा कि हाजीपुर के केलवा मंगैया, तो हाजीपुर यहाँ पर नाम लिया जाता है, और केला बिहार में मुख्यतः हाजीपुर और नौगछिया में मुख्यतः होता है, मुख्य रूप से मतलब अधिक मात्रा में। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि इनमें रेशेदार फसल कौन है? तो रेशेदार फसल ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी कपास। तो ऑप्शन डी होगा कपास। कपास जो है रेशेदार फसल है। ठीक है। 12 नंबर का आपका प्रश्न है निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? ऑप्शन ए धान होगा इसका। अगहनी फसल कौन सा होगा? ऑप्शन ए धान इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए 13 नंबर का आपका प्रश्न है मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था? काम करने के बाद मजदूरी में क्या मिलता था? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जौ। मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था? जौ दिया जाता था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन ए होगा लोथल में, ऑप्शन बी होगा धोलावीरा में, ऑप्शन सी होगा रंगपुर में, और ऑप्शन डी होगा हड़प्पा में। तो देखिए हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिलता है? तो ऑप्शन बी होगा धोलावीरा में। कहाँ होगा? धोलावीरा में। ठीक है। चलिए आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? ऑप्शन ए होगा कोलंबिया पठार का गेहूं क्षेत्र। कोलंबिया पठार का गेहूं क्षेत्र। 16 नंबर का प्रश्न है कि सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? ऑप्शन ए होगा रूस में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी मैक्सिको में, ऑप्शन डी भारत में। तो सामूहिक खेती का प्रचलन भारत में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, राइट होगा। ठीक है। 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि राजकीय कृषि कहाँ होती है? राजकीय कृषि कहाँ होती है? ए भारत में, बी रूस में, सी पाकिस्तान में, डी नेपाल में। तो आपका देखिए राजकीय कृषि जो है ऑप्शन नंबर बी रूस में, ऑप्शन नंबर बी होगा रूस में। ठीक है। 19 नंबर का आपका प्रश्न है कि गर्म फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? ऑप्शन ए बसंत ऋतु में, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन डी शरद ऋतु में। तो देखिए गर्म फसल की खेती जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म फसल, गर्म मतलब हुआ गर्मी, ग्रीष्म। ठीक है। 20 नंबर का आपका प्रश्न है निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? तो अगहनी फसल आपका ऑप्शन नंबर ए है धान। धान आपका अगहनी फसल है। ठीक है। 21 नंबर आपका प्रश्न है कि एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर, तो ऑप्शन ए होगा लेटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का शब्द है। और 22 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी? ए पूर्णिया में, बी किशनगंज में, सी हाजीपुर में, डी मधुबनी में। तो देखिए बिहार में चाय की खेती आपका ऑप्शन नंबर बी होगा किशनगंज में आरंभ हुई थी। ठीक है। 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? जब भारत गुलाम था तब किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? ए बंगाल को, बी बिहार को, सी गुजरात को, डी महाराष्ट्र को। तो ये अपना बिहार ही था जो बिहार को चीनी का कटोरा कहा जाता था। ठीक है। चलिए
अगला आपका 24 नंबर का आपका प्रश्न है कि रेशेदार फसल को चुने। इसमें कौन रेशेदार फसल है? तो इससे पहले आपको बता चुके हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कपास। कपास होगा रेशेदार फसल। ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है कि अगहनी फसल को चुने। कौन अगहनी फसल है? ऑप्शन ए होगा चावल, या कभी कभी धान दे देता है, तो धान तो चावल, धान से ही ना चावल निकलता है, तो अगहनी फसल आपका क्या हो गया? चावल, चाहे धान कहिए, एक ही बात हुआ। 26 नंबर प्रश्न है बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? ऑप्शन ए समस्तीपुर में, ऑप्शन बी चंपारण में, ऑप्शन सी पटना में, और ऑप्शन डी सहरसा में। तो बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम ऑप्शन नंबर डी होगा, सहरसा में होती है। कहाँ होती है? सहरसा में। ठीक है। और आपका 27 गो बोलते हैं, आपका 26 गो ऑब्जेक्टिव बोले थे, और 26 गो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में हमने बताया। आपका हिस्ट्री बुक था 8वां चैप्टर। तो आज आपका हिस्ट्री खत्म हो चुका है, 8वें चैप्टर का हमने आपको बताया है। तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आगे हम इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखा कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।